अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ नॉलेज, जिसमें हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज पढ़े थे कल। हमने पढ़ा था ट्रेडिशन, अथॉरिटी, बोरोइंग, रोल मॉडलिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस, ट्रायल एंड एरर, इंट्यूशन और लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड और रिसर्च मेथड। शांजा, आपकी अटेंडेंस हो गई थी कल, लगा दी थी मैंने। ओके, आज हमने पढ़ना है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड इज द सिस्टमैटिक मेथड to acquire knowledge. It finds out some order in which the things are related together. साइंटिफिक मेथड भी एक सिस्टमैटिक मेथड है, जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सिस्टमैटिक मेथड था, इसी तरह से साइंटिफिक मेथड भी एक सिस्टमैटिक मेथड है। मीन्स में कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम वन बाय वन फॉलो करते हैं, हैज़ार्डीज को नहीं करते। इट फाइंड आउट सम ऑर्डर इन विच थिंग्स आर रिलेटेड टुगेदर, मतलब ये ऑर्डर में है स्टेप्स जिनको हम यूटिलाइज करते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए या फिर नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। साइंटिफिक मेथड इम्प्लाइज एन ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मेथड। ऑब्जेक्टिव मीन्स इसमें रिसर्चर की तरफ से बायसनेस नहीं होती। बायसनेस मीन्स फेवर जो है रिसर्चर की तरफ से कोई भी फेवर नहीं मिलती। इसमें लॉजिकल होते हैं और ये सिस्टमैटिक होते हैं, मीन्स हम इनको हैज़ार्डली नहीं करते। ये मेथड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और प्रेजुडिस, मतलब इसमें पर्सनल फेवर्स जो है वो रिसर्चर की इन्वॉल्व नहीं होती। कि समटाइम क्या करते हैं रिसर्चर, अपनी मर्जी के रिजल्ट ले आते हैं, अपनी तरफ से ही फिगर्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो साइंटिफिक मेथड में ये सारी चीज़ें नहीं होती। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ साइंटिफिक मेथड के, कौन कौन से हैं। नंबर वन पे ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब रिसर्चर जो अपनी फेवर को, अपने ओपिनियन को साइड पे रखता है। इसमें इसमें जो रिजल्ट हम हमारे सब्जेक्ट देंगे वही इन्वॉल्व होंगे, अपनी मर्जी से मैनिपुलेट नहीं करेगा रिसर्चर जो है वो रिजल्ट्स को। वैलिड होते हैं ये, वैलिडिटी है इसकी। सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप है। रिलायबल होता है साइंटिफिक मेथड। टेस्टेबिलिटी है इसका एक करेक्टरिस्टिक, मतलब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। और बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर बेस करता है। एम्पिरिकल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। एम्पिरिकल होता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो हम अपनी ऑब्जर्वेशन से यूजिंग बाय फाइव सेंसेस हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको एम्पिरिकल कहते हैं। तो ये दो साइड्स क्लियर हैं आप सबको। ओके, रिपीट कर रही हूँ मैं। साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड सिस्टमैटिक मेथड है जो कि यूज किया जाता है नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। सिस्टमैटिक मीन्स स्टेप बाय स्टेप हम इनको, इनके कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, हैज़ार्डली नहीं करते कि स्टेप 2 को पहले कर लिया, स्टेप 1 को बाद में कर लिया।
इस तरह से नहीं होते, इसके स्टेप्स को भी वन बाय वन फॉलो करना पड़ता है नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। और ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब या ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि रिसर्चर जो है वो अपनी पर्सनल फेवर को इन्वॉल्व नहीं करता, अपने ओपिनियन को साइड पे रखता है। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर स्टडी करो, रिसर्च करो कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को देखना चाहते हो कि वो कितने इंटेलिजेंट है, तो क्योंकि आप खुद फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आप रिजल्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक कर लो कि जी फाइनल ईयर के स्टूडेंट बहुत जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये आप अपनी ओपिनियन या अपनी फेवर को इसमें इंक्लूड कर दोगे तो ये ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। इसकी ऑब्जेक्टिविटी होता है जैसे रिजल्ट हैं, चाहे वो हमारी फेवर में आए चाहे हमारी फेवर में ना आए, हमने उनको वैसे ही प्रेजेंट करना है, तो इसको ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। और ये लॉजिकल होते हैं और सिस्टमैटिक होते हैं। रिसर्चर का अपना पर्सनल बायसनेस मतलब फेवरनेस और प्रेजुडिस भी यही होता है, फेवरनेस की सेंस में आता है, उसको पीछे रख के तो जो रिजल्ट्स आप हमें सब्जेक्ट ने दिए हैं वही प्रेजेंट करता है, अपनी पर्सनल फेवर को इसमें इन्वॉल्व नहीं करता। वही ऑब्जेक्टिविटी की बात आ गई इसमें भी। क्लियर अब ऑब्जेक्टिविटी। स्टेप्स क्या है इसमें? नंबर वन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। ठीक है, नंबर वन पे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, या फिर हम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। जो आप रिसर्च में सबसे पहले करोगे, रिसर्च करना भी एक साइंटिफिक मेथड में ही आता है, ये हम जितने भी मेथड पढ़ रहे हैं नॉलेज के, ये रिसर्च बेस्ड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी और ये साइंटिफिक मेथड भी, और थर्ड वाला भी जो हम पढ़ेंगे। फाइंड आउट द रेलेवेंट डाटा, फिर रेलेवेंट डेटा को फाइंड किया जाता है। उसके बाद रिव्यू द रिलेटेड लिटरेचर, जो उसके बेस कर रहा होता है लिटरेचर, उसको रिव्यू करते हैं जो प्रीवियस स्टडी हो चुकी होती है उस टॉपिक को लेके। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं स्टडी पॉपुलेशन को एंड फाइंड आउट द मेथड। फिर हम पॉपुलेशन जिसके ऊपर स्टडी करनी है वो उन वाले लोगों को सिलेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन उसको कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी तो आपको पता चलेगा कि पॉपुलेशन क्या होता है, सेंसस क्या होता है। उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं डाटा को, और एनालाइज करने के बाद जो भी रिजल्ट आते हैं उनकी फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं विद अदर्स। तो ये साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। क्लियर? अगर किसी को स्टेप क्लियर नहीं हुए तो मुझे अभी बता दो, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जा रही। रिपीट कर देती हूँ स्टेप्स का। नंबर वन पे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है या टॉपिक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद उससे रेलेवेंट डाटा इकट्ठा करना है, और डाटा इकट्ठा करने के बाद नंबर थ्री पे रिव्यू करना है लिटरेचर को, उससे रिलेटेड जितना भी प्रीवियस स्टडी हो चुकी है उनको पढ़ना है, उसको कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जितना भी लिटरेचर उनके हो चुका है। उसके बाद नंबर फोर पे हाइपोथेसिस बनाने हैं, फिर उन पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है जिसके ऊपर रिसर्च करनी है। पॉपुलेशन मतलब वो लोग जिनके ऊपर ये रिसर्च करनी है। उसके बाद डाटा कलेक्ट कर लेना है, और फिर डाटा को एनालाइज करना है, और फिर एनालाइज करने के बाद जो उनकी फाइंडिंग्स आई हैं उनको कम्युनिकेट करना है विद अदर्स। मतलब जब आप पब्लिकेशन करा लेते हो अपने रिसर्च करने के बाद, तो अपनी फाइंडिंग्स को आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो लोगों के साथ। तीसरा मेथड है रिसर्च मेथड। A variety of research methods are needed to generate this knowledge.
A variety of research methods are needed to generate this knowledge. Quantitative, qualitative, and outcome research methods that are used to generate empirical knowledge for nursing practice. So research method में हम different method research से use करके knowledge को gain करते हैं. उसमें quantitative research की type आ जाती है, qualitative आ जाती है, and आउटकम रिसर्च मेथड ये भी रिसर्च की एक टाइप है. क्वांटिटेटिव जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें हम फिगर्स को लेके बात करते हैं, और क्वालिटेटिव में मेथड वो वर्ड्स होते हैं. इसका मेथड डिफरेंट होता है, क्वांटिटेटिव का मेथड डिफरेंट होता है, और आउटकम भी रिसर्च की एक टाइप है जो कि थोड़ी और टाइप की. अभी हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे फर्दर लेक्चर्स में. Promoting an understanding of patients and families experience with health and illness. तो हम ये मेथड को यूज करते हुए कॉमन फोकस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, हम पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज को और उनकी केयर को प्रमोट करते हैं. Implementing effective nursing intervention to promote patient health. और इंटरवेंशन जो करते हैं वो क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का फोकस उस पर होता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ जाती है, तो इसमें हम डिफरेंट इंटरवेंशन जो है वो देखते हैं कि कौन सी बेटर है और किसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा है पेशेंट के ऊपर. तो ये आ जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में. क्लियर? Providing quality, safe, and cost-effective care within the healthcare system, a common focus of outcome research. तो हमने तीन इसमें टाइप पढ़ी रिसर्च की. रिसर्च मेथड में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और आउटकम. तो क्वालिटेटिव का फोकस किस पे था, पेशेंट के हेल्थ और इलनेस के एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि क्वालिटेटिव में आ जाएगी ना, मैंने बताया था वर्ड्स में जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो क्वालिटेटिव होता है. नरेशन आएंगी, इसमें स्टेटमेंट आएंगी, तो पेशेंट कैसा फील कर रहा है, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये वो अपने वर्ड में बताएगा, तो ये क्वालिटेटिव का फोकस हो जाएगा. और इंटरवेंशन कौन सी कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, ये हमारे पास फिगर्स में रिजल्ट आएंगे, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का फोकस हो गया. और आउटकम रिसर्च का फोकस है कि क्वालिटी, सेफ एंड कोस्ट इफेक्टिव केयर विद इन हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना, ऐसी केयर प्रोवाइड करना जो सेफ भी हो और अफोर्डेबल भी हो और क्वालिटी वाइज भी अच्छी हो. ये आउटकम रिसर्च का फोकस है. तो ये तीन मेथड हम यूज करते हैं रिसर्च मेथड में नॉलेज को एक्वायर करने के लिए. रिसर्च मेथड में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और आउटकम रिसर्च. क्लियर इतना? फिर अभी हम नेक्स्ट चलते हैं. अब हमने पढ़ना सम बेसिक टर्मिनोलॉजी. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का फोकस ये है कि क्वालिटेटिव में हम फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर रिसर्च करते हैं. तो किसी भी चीज को लेके पेशेंट का क्या एक्सपीरियंस है, इसका फोकस जब हम चेक करेंगे तो क्वालिटेटिव रिसर्च होगा. मतलब पेन कैसी, पेन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो पेशेंट जो है वो पेन का बताएगा कि मेरी बहुत स्वेयर थी, या मुझे जो ऐसा फील हो रहा था कि कभी सही नहीं होगी, इस तरह की चीजें जिसमें वो अपना ओपिनियन दे के किसी भी ट्रीटमेंट को लेके उसका क्या ओपिनियन है या एक्सपीरियंस कैसा रहा. अगर कोई भी ट्रीटमेंट उसको दिया गया या उसको जो नर्सिंग केयर दी गई, तो इसको जो वर्ड्स में बयान करेगा ना पेशेंट, वो क्वालिटेटिव होगा.
और क्वांटिटेटिव में हम फिगर्स के ऊपर बात करते हैं, मतलब कितने परसेंटेज जो है वो इफेक्टिव रहा एक ट्रीटमेंट एज कम्पेयर टू अदर ट्रीटमेंट। जैसे हम कहते हैं कि पेडिस्ट्रीन और पैनाडोल की अगर हम स्टडी करें तो एक क्वांटिटेटिव होगी कि उसका इफेक्ट कितने परसेंट बेटर है, 50% बेटर है, 60% बेटर है, 70% बेटर है। तो ये वाली चीजें क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाती है कि उनकी इंटरवेंशन जो है वो कितनी इफेक्टिव है, ये चेक करने के लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। और पेशेंट्स की फीलिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए, ओपिनियन देखने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। क्लियर अब दोनों में डिफरेंस? ओके, अभी हमने पढ़ना है सम बेसिक रिसर्च टर्मिनोलॉजी। हाँ जी, क्वांटिटेटिव में हम पेन स्केल यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी हमें नंबर्स में देगा ना। हमने उसकी रेटिंग की होती है 0 से लेके 10 तक, तो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा, उसकी रेटिंग अगर करेंगे। लेकिन अगर वेरी स्क्वेयर स्क्वेयर ये होगा तो फिर वो क्वालिटेटिव में आएगा क्योंकि वो वर्ड्स में आ रहा है। अगर हमने उनको रेटिंग दी हुई है वेरी स्क्वेयर को 1 और इस तरह से बाकी फर्दर, तो वो क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। तो जो पहली टर्म है वो है concept, a general idea referring to a behavior or characteristic of an individual group or nation। उसको हम concept कहते हैं। कोई भी आइडिया जो किसी भी बिहेवियर को शो कर रहा हो इंडिविजुअल के, ग्रुप के या फिर नेशन के, तो उसको हम concept कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेशेंट केयर, coping, happiness, cleanliness, dignity, एक्सेट्रा। तो ये सारे जर्नल आइडियाज हैं जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप या नेशन की कैरेक्टरिस्टिक को, खसूसियात बयान कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट। कंस्ट्रक्ट क्या है? एक concept specified in such a way that it is observable in the real world in order to facilitate testing of ideas। जब हम उस concept को किसी observable चीज में ले आते हैं तो वो construct बन जाता है। For example, position। खाली पोजीशन एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्वेबल मैयर में लेके आएंगे लाइक इन रियल वर्ल्ड हैज मैनी डिफरेंट मीनिंग इन गायनेकोलॉजी, इन सर्जरी एंड इन मैनेजमेंट। जब हम स्पेसिफिक कर देंगे कि हम गायनेकोलॉजी वाली पोजीशन की बात कर रहे हैं, सर्जरी वाली पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। जो कंसेप्ट था वो कंस्ट्रक्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे वेट, वेट सिंपल वेट जो है वो क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन वेट मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्केल इन दी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, तो ये क्या हो गया, एक कंस्ट्रक्ट हो गया। हमने कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्वेबल चीज में डिफाइन कर दिया रियल वर्ल्ड में, तो कॉन्सेप्ट विल बिकम अ कंस्ट्रक्ट। डिफरेंस क्लियर बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्ट? रिपीट कर देती हूँ, भी कॉन्सेप्ट है वो जनरल आइडिया होता है, और जब हम कॉन्सेप्ट को किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल चीज में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। लाइक अगर हम सिंपल पोजीशन की बात करें तो हमें नहीं पता हम किस पोजीशन की बात कर रहे हैं। हम वैसे कोई आम पोजीशन की बात कर रहे हैं या गायनेकोलॉजी में यूज होने वाली या सर्जरी में यूज होने वाली पेशेंट पोजीशन की बात कर रहे हैं।
हम सिंपल पोजीशन को सिर्फ कॉन्सेप्ट कहेंगे जो कि एक आइडिया है। जब हम उसको मीनिंगफुल चीज में ले आएंगे, तो उसको ऑब्जर्वेबल चीज में ले आएंगे इन रियल वर्ल्ड, तो कॉन्सेप्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट बन जाएगा। लाइक डिफरेंस में एग्जांपल वेट की दी है। सिंपल वेट जब हम कहेंगे तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है। वेट क्या मतलब क्या चीज है वेट, लेकिन जब हम इसको एक स्पेसिफिक मीनिंग देंगे कि वेट हमने करना है इलेक्ट्रॉनिक स्केल से मेजर करना है, मॉर्निंग में करना है, बिफोर ब्रेकफास्ट करना है, तो ये पूरी एक सेंस बन जाएगी वेट की, जिसको हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं। इसी तरह से खाली पोजीशन एक कंसेप्ट है, लेकिन गायनेकोलॉजी में कौन सी पोजीशन, फाउलर पोजीशन यूज करनी है, सर्जरी में कौन सी पोजीशन यूज करनी है, जब ये पूरा हम इसको मीनिंग देंगे तो ये एक कंस्ट्रक्ट बन जाएगा। तो ये डिफरेंस हो गया बिटवीन कंसेप्ट एंड construct. Next is variable. A concept that is observable, measurable, and has a dimension that can vary. तो वो कंसेप्ट ऑब्जर्वेबल होगा, मेजरेबल भी होगा और वेरी कर रहा होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उस कंसेप्ट को हम कहेंगे वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में बच्चों की हाइट, हाइट एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, और ये फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी भी करता है। लाइक किसी बच्चे की हाइट 5'4" होगी, किसी की 5'3" होगी, किसी की 5'5" होगी। तो ये चीजें जो वेरी करें फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इज अ वेरिएबल दैट इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड वेरीज फ्रॉम हाई टू लो। इसी तरह टेम्परेचर की एग्जाम्पल दी गई है, टेम्परेचर हाई से लो में वेरी करता है, इसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। तो सारे वो कंसेप्ट ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल और वेरी करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वेरी करने का। वेरी करेंगे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उसको हम वेरिएबल कहेंगे। लाइक हाइट के बाद आपके कलर कॉम्प्लेक्शन वेरी करते हैं, आपके हेयर कलर वेरी करते हैं, तो ये वेट वेरी करता है। ये सारी चीजें जो कि वेरी कर रही हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उनको हम वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो वेरिएबल क्लियर समझ में आ गया, व्हाट इज वेरिएबल? नेक्स्ट इसकी टाइप है वेरिएबल की। डिपेंडेंट वेरिएबल, द इफेक्ट, इसको इफेक्ट वेरिएबल भी कहते हैं। द रिस्पॉन्स और बिहेवियर दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समटाइम्स कॉल्ड द क्राइटेरिया वेरिएबल। डिपेंडेंट वो होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका, आपकी जो हाइट है, आपका जो वेट है वो आपकी हाइट पे डिपेंड कर रहा है। हाइट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन वेट जो है वो आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसको इफेक्ट वेरिएबल भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? दी कॉज। डिपेंडेंट को इफेक्ट वेरिएबल कहते हैं और रिस्पॉन्स वेरिएबल कहते हैं, और इंडिपेंडेंट को कॉज वेरिएबल कहते हैं। द कॉज और द वेरिएबल दैट इज थॉट टू इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इट इज द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। तो वो वाला वेरिएबल जो इफेक्ट कर रहा, कॉज कर रहा होता है, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वजह से डिपेंडेंट में इफेक्ट आ रहे होती है। जो रिसर्च में मैनिपुलेट होता है वेरिएबल, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये इम्पोर्टेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते। रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, तो फिर डिपेंडेंट में खुद ब खुद इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लाइक हाइट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो वेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन वेट डिपेंड कर रहा है हाइट के ऊपर, जिसकी
जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ही उसका वेट जो है वो ज़्यादा होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ। वेरिएबल वो चीज़ है जो कि वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कॉन्सेप्ट जो कि ऑब्जर्वेबल हो, मेजरेबल हो और उसकी डायमेंशन वेरी करे उसको हम कहते हैं वेरिएबल। मतलब वो सेम नहीं रहती, हर इंडिविजुअल में उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी। फिर इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो है जो कि इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब इसको इफेक्ट वेरिएबल भी कहते हैं। और इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल है जो डिपेंडेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और जो हम रिसर्च में मैनिपुलेट करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। लाइक वेट एंड हाइट की मैंने एग्जांपल दी है, इसमें जितनी ज़्यादा हाइट होगी वेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो वेट डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट हाइट के ऊपर, लेकिन हाइट वेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। वेट जितना मर्जी हो जाएगा उसका हाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। Conceptual definition क्या है? The definition or description of the study variable that is drawn from the theoretical or conceptual framework. Conceptual definition हम कहते हैं कोई भी definition जो हम डिक्शनरी से निकालें या फिर प्रीवियस लिटरेचर से निकालें उसको हम कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ नॉलेज की कंसेप्चुअल डेफिनेशन, तो इसकी आपको डिक्शनरी में बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी नॉलेज की। द एक्ट ऑफ नोइंग समथिंग, लाइक इस तरह से आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएंगी, तो इसको कहते हैं कंसेप्चुअल डेफिनेशन। ये जब आप अपना प्रोजेक्ट करोगे उसमें आप अपने वेरिएबल्स की कंसेप्चुअल डेफिनेशन भी लिखोगे। तो कंसेप्चुअल डेफिनेशन वो होती है जो कि हम प्रीवियस लिटरेचर से निकालते हैं या डिक्शनरी वगैरह से, जिनमें जो डेफिनेशंस लिखी होती हैं वो सारी कंसेप्चुअल डेफिनेशंस होती हैं। Operational definition: the definition or description of a study variable that specify how it will be observed and measured in the study. कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन कोई भी डेफिनेशन जो आप डिक्शनरी से निकालोगे वो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन होगी किसी भी वेरिएबल की। ये जो आप कॉन्सेप्चुअल और ऑपरेशनल डेफिनेशन है ये आप अपने वेरिएबल्स की देते हैं। कॉन्सेप्चुअल में लाइक अगर आप चेक कर रहे हो नॉलेज रिगार्डिंग हैंड हाइजीन अमंग स्टूडेंट्स, तो इसमें जो वेरिएबल्स है वो नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज वेरी कर रही है ना फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो नॉलेज की जो आप कंसेप्चुअल डेफिनेशन लिखोगे आप वो वाली डेफिनेशन लिखोगे जो कि आपको डिक्शनरी में मिलेगी। लाइक अगर इसकी आप ढूंढो डेफिनेशन तो आपको इस तरह का मिलेगा, द एक्ट ऑफ नोइंग समथिंग, तो ये कंसेप्चुअल डेफिनेशन हो जाएगी। वो वाली डेफिनेशन जो हम थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से निकालते हैं या डिक्शनरी से निकालते हैं या पहले से जो लिटरेचर पढ़ा हुआ है उससे लेते हैं, उसको हम कंसेप्चुअल डेफिनेशन कहते हैं। फिर जिस वेरिएबल की आप कंसेप्चुअल डेफिनेशन देते हो उसी वेरिएबल की आप ऑपरेशनल डेफिनेशन भी देते हो। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्टडी वेरिएबल दैट स्पेसिफाई हाउ इट विल बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड इन द स्टडी। कि आपने जैसे मैं नॉलेज की एग्जांपल दे रही थी, तो ऑपरेशनल में हम ये बताते हैं कि हमने उस वेरिएबल को अपनी स्टडी में मेजर कैसे किया। अब नॉलेज को आप कैसे मेजर करोगे? आपने कोई क्वेश्चनियर बनाया होगा जिसकी बेस पे आप नॉलेज को मेजर करोगे, ऐसे करोगे ना। तो यही है ऑपरेशनल डेफिनेशन कि हम अपने वेरिएबल्स को अपनी स्टडी में मेजर कैसे करेंगे, ये उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन हो जाएगी। कंसेप्चुअल और ऑपरेशनल में डिफरेंस समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट मूव करूँ।
Okay, next assumption. A statement of principles. क्वेश्चन ये है कि हम अपने वेरिएबल को मेजर कैसे करेंगे अपनी स्टडी में। लाइक नॉलेज है तो नॉलेज को आप अपनी स्टडी में मेजर कैसे कर रहे हो कि लोगों के पास कितना नॉलेज है, तो आप उसको क्वेश्चनर की बेस पे मेजर कर रहे हो। इसी तरह से और भी जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे आप उनको कैसे मेजर करोगे, तो ये ऑपरेशनल डेफिनेशन है उसकी। आप लिखोगे अपने प्रोजेक्ट में कि हम नॉलेज को विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर मेजर कर रहे हैं, ये उसके ऑपरेशनल डेफिनेशन हो जाएगी। किसी भी वेरिएबल को हमने मेजर अपनी स्टडी में कैसे करना है, ये उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन है। कॉन्सेप्चुअल तो सिर्फ डिक्शनरी ने जो डेफिनेशन दे दी वो लिख दी आपने। तो ऑपरेशनल में आपने ये बताना है कि आप उस चीज को कैसे मेजर कर रहे हो अपने वेरिएबल्स को अपने प्रोजेक्ट में या फिर अपनी स्टडी में। तो ये चीज होगी ऑपरेशनल डेफिनेशन। नेक्स्ट है assumption. A statement of principle whose correctness has not been proven but is taken for granted on the basis of logical reasoning. Health is a priority for all people. Health is a priority for all people. ये क्या है? एक assumption है। मतलब अभी इसकी करेक्ट कितने परसेंट ये करेक्ट है ये प्रूव नहीं हुआ होता, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग की बेस पे हम वो स्टेटमेंट दे देते हैं। assumption क्या होता है? assume करना कि ये चीज ऐसे होगी अगर इसको ऐसे किया तो हेल्थ इज अ प्रायोरिटी फॉर ऑल पीपल, ये एक assumption है। हालांकि सबके लिए जरूरी नहीं हेल्थ प्रायोरिटी हो। कुछ लोगों के लिए मनी प्रायोरिटी होती है, कुछ लोगों के लिए क्या बोलते हैं मोस्टली के लिए मनी प्रायोरिटी होती है, हेल्थ प्रायोरिटी नहीं होती। लेकिन ये एक assumption दे दी गई प्रूव होने के बगैर ही कि लॉजिकल रीजनिंग की बेस पे कि हेल्थ होगी तो सब कुछ होगा ना। तो हेल्थ इज द प्रायोरिटी ऑफ ऑल पीपल, ये एक assumption दे दी गई है। हाइपोथेसिस है वो इम्पोर्टेंट है। हाइपोथेसिस क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रेडिक्टेड और एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल ऑफ रिसर्च डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। प्रेडिक्टेड मतलब प्रेडिक्शन करना। इसमें हम प्रेडिक्शन दे देते हैं कि स्मोकिंग में कॉज लंग कैंसर। अब इसमें स्मोकिंग और लंग कैंसर जो है वो दो वेरिएबल्स हैं। तो प्रेडिक्शन में ही वो चीज होने के भी चांसेस होते हैं और वो चीज ना होने के भी इक्वल चांसेस होते हैं। इसलिए हम दो हाइपोथेसिस बनाते हैं इसमें। अभी हम पढ़ते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या है? एक प्रेडिक्शन है या एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप है बिटवीन दी वेरिएबल्स ऑफ द रिसर्च डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। Hypotheses lead to empirical studies that are seeking to confirm or disconfirm these predictions. फिर empirical study की जाती है इन hypotheses को confirm करने के लिए यहाँ पे disconfirm करने के लिए। ठीक है, अभी हमने scientific method में भी लिखा था कि हम hypothesis बनाते हैं, construct करते हैं hypothesis के बाद data population select करते हैं, data collect करते हैं, फिर जो हमारे result आते हैं वो हमें बताते हैं कि कौन सा हाइपोथेसिस है वो कंफर्म हुआ और कौन सा डिसकंफर्म हुआ। इसमें हम दो हाइपोथेसिस बनाते हैं। नंबर वन नल हाइपोथेसिस और नंबर टू रिसर्च हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी इसको कहते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट करते हैं और रिसर्च हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या है? A statistical hypothesis that predict there is no relationship between variables, मतलब दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। लाइक अगर मैं कहूँ स्मोकिंग में नॉट कॉज लंग कैंसर, तो में नॉट जो है वो क्या है? नो रिलेशनशिप है बिटवीन टू हाइपोथेसिस।
ओके, जैसे कि ये मैंने लिखा है, स्मोकिंग में नॉट कॉज लंग कैंसर। तो इसमें में नोट क्या शो कर रहा है कि स्मोकिंग का और लंग कैंसर का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये आपका जो वेरिएबल हो गया, ये हो गया नल हाइपोथेसिस। आपका जो हाइपोथेसिस है, सॉरी, वो हो गया नल हाइपोथेसिस, क्योंकि में नोट का वर्ड आ गया ना, इसमें हमने कहा कि हाइपोथेसिस है क्या, प्रेडिक्शन है। तो प्रेडिक्शन में मे का वर्ड आता है कि हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता, दो बनेंगे। तो जो नहीं हो सकता उसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, इसमें मे नॉट का आ जाता है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या आ जाता है, स्मोकिंग में कॉज लंग कैंसर, उसमें नॉट नहीं होगा, उसमें में कॉज लंग कैंसर हो जाएगा। तो ये आपके दो हाइपोथेसिस बन जाते हैं, वो भी मैं अभी लिखती हूँ। हाँ जी, बायोस्टैट में आपने ये पढ़े होंगे, ये वही सेम चीज ही है, हाइपोथेसिस। ठीक है, क्लियर। स्मोकिंग में नॉट कॉज लंग कैंसर नल हाइपोथेसिस है, और स्मोकिंग में कॉज लंग कैंसर ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अब आप सारे मुझे चैट में एक एक दो दो हाइपोथेसिस लिख के भेजो। हाँ जी, सहत लिखेगी नल हाइपोथेसिस और मुबशरा लिखेगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसी तरह से बाकी भी हाइपोथेसिस लिख के सेंड करो मुझे अभी। क्या समझ में आया आप लोगों को? जिसको समझ में आया वो हाइपोथेसिस लिख के मुझे सेंड करो अभी 2 मिनट में। ओके, गुड मुबशरा, अच्छा लिखा आपने। साथ में आप बताओ भी ना कि आपने एस नोट लिखा है या एस वन लिखा है। लिखा सही है आपने शायद, लेकिन आप एस नोट लिख रहे हो या एस वन लिख रहे हो। ओके, गुड, सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट
क्लास में आपने वेट की ऑपरेशनल डेफिनेशन कैसे लिखोगे और कंसेप्चुअल डेफिनेशन कैसे लिखोगे ये करके आनी है और इसी तरह से मुझे लिख के दिखाओगे। ठीक है, क्लियर? वेट की कंसेप्चुअल डेफिनेशन और वेट की ऑपरेशनल। सपोज आप वेट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, आपका एक वेरिएबल है वेट, तो वेट की कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या लिखोगे आप अपने प्रोजेक्ट में और वेट की ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या लिखोगे, ये आपने मुझे बताना है। ओके गुड, सबको आ गया समझ। नेक्स्ट चलते हैं डेटा। डेटा क्या है? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर कलेक्टेड एज दे परटेन टू स्टडी। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि हम कलेक्ट करते हैं स्टडी में, उसको कहते हैं डेटा। मतलब हमारी रिसर्च की स्टडी में जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे लोगों से, उस सारी इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं। हम कहते हैं डेटा कलेक्ट किया हमने। लिमिटेशंस क्या है? वीकनेस इन रिसर्च। तो हर रिसर्च में कुछ ना कुछ वीकनेस रह जाती है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी रिसर्च की लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल जब आप करोगे तो क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो, आपके पास इतना फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आप सैंपल साइज अपना थोड़ा रखोगे, थोड़े लोगों पे करोगे, तो ये आपकी रिसर्च की एक वीकनेस हो जाएगी कि आपने सैंपल साइज थोड़ा रखा। तो वो क्या हो जाएगी? आपकी रिसर्च की लिमिटेशन। uncontrolled extraneous variable that limit the generalizability of the study। तो ये भी एक वीकनेस है कि एक्सटर्नल एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं वो कंट्रोल नहीं होते। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो ये भी एक उसकी लिमिटेशन में आ जाता है, उसकी वीकनेस में आ जाती है। चलो अब सारी अपनी जो है ना अटेंडेंस लगवाएं। थोड़ी देर के लिए मैं अटेंडेंस लगाऊंगी तो मैं चुप हो जाऊंगी, तो आपने परेशान नहीं होना। अटेंडेंस अपनी प्रेजेंट प्रेजेंट बोलो।
बच्चों डबल प्रेशर नहीं लगाया करो, एक बार आप प्रेशर लिख देते हो ना तो वो आ जाता है मेरे पास, बार बार नहीं लगाया करो, सिर्फ एक बार ही लगाया करो। ओके नेक्स्ट चलते हैं। पायलट स्टडी, पायलट स्टडी भी इम्पोर्टेंट है। पायलट स्टडी क्या होता है? स्मॉल स्केल ट्रायल डन इन प्रिपरेशन ऑफ अ मेजर रिसर्च। पायलट स्टडी हम पहले पूरी रिसर्च करने से पहले थोड़े से लोगों पे अपनी वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं, 10 से 12 लोगों पे, उसको कहते हैं पायलट स्टडी। ये हम अपने क्वेश्चनियर की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करने के लिए देखते हैं, इसको कहते हैं पायलट स्टडी। स्मॉल स्केल ट्रायल डन इन प्रिपरेशन ऑफ अ मेजर रिसर्च। ठीक है, क्लियर? हम पूरे मतलब अगर हमारा सैंपल साइज 100 है तो हम 100 पे रिसर्च करने से पहले 10-12 लोगों पे रिसर्च करके चेक करेंगे अपने क्वेश्चन है, तो इसको कहते हैं पायलट स्टडी करना। वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री और एक्सटेंट टू विच द टूल और इंस्ट्रूमेंट measured what it is supposed to measure। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल बीपी की वैलिडिटी ये है कि वो बीपी को मेजर करे। फॉर एग्जांपल अ रूलर measures the height not the weight while the scale measures the weight not the height। तो वैलिडिटी होता है वो वाला इंस्ट्रूमेंट उस चीज को मेजर करे जिसके लिए वो बनाया गया है। थर्मामीटर वैलिड है फॉर चेकिंग टेम्परेचर, for checking BP, thermometer is not valid. Same like BP apparatus is valid for checking BP, not for temperature। तो वो कोई भी टूल या इंस्ट्रूमेंट जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया है सिर्फ उसी चीज को मेजर करे तो वो उसकी आ जाती है वैलिडिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? डिग्री और एक्सटेंट ऑफ कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबिलिटी विद which the study tool measure the variable over time by different person। कितना कंसिस्टेंट है वो टूल, उसको कहते हैं हम रिलायबिलिटी। मतलब एक बार थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करने पे 98.6 आया तो दूसरी बार भी चेक करने पे वो उसी पर्सन का 98.6 टेम्परेचर दे तो वो उसकी कंसिस्टेंसी है। फॉर एग्जांपल अगर आप बीपी चेक करते हो किसी पेशेंट का 120/80 आता है और 2 मिनट बाद दोबारा चेक करते हो तो फिर उसका 120/80 नहीं आ रहा होता, वो ज्यादा दे रही है, बहुत ज्यादा लो दे रहा है, तो वो बीपी ऑपरेटर्स वैलिड तो है लेकिन वो रिलायबल नहीं है। मतलब बीपी ऑपरेटर्स बीपी तो चेक कर रहे हैं, उसके लिए वो वैलिड तो है लेकिन वो कंसिस्टेंसी रीडिंग नहीं दे रहा, उसकी रीडिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वो रिलायबल नहीं है। जैसे ये एग्जांपल है, अब जो है वो सारे एरो दरमियान में लगे हैं, मिड में, सेंटर में, तो ये हाई वैलिड भी है, हाई रिलायबल भी है। इसमें वैलिड तो है, वो सारे लगे तो बोर्ड पे ही हैं, लेकिन वो देखो कोई कहीं जाके लगा, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी सेकंड पिक में, तो रिलायबिलिटी लो है। फिर थर्ड में रिलायबिलिटी हाई है, सारे एक ही जगह पे जाके लगे हैं लेकिन जिस पे लगने चाहिए तो उस पे नहीं लगे, इसलिए इसकी वैलिडिटी जो है वो लो है। और फोर्थ में ना वो एक ही जगह पे लगे हैं और ना ही वो उस पे लगे हैं जिस पे लगनी चाहिए बोर्ड पे, तो वैलिडिटी भी लो है इसकी और रिलायबिलिटी भी लो है। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्लियर सबको? ये अगर नहीं समझ में आया तो आप उसको भी, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मैंने इसकी दी थर्मामीटर। वैलिड इसमें हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जिस चीज के लिए बना है वो उसी चीज को मेजर करे। लाइक थर्मामीटर इज वैलिड फॉर चेकिंग टेम्परेचर।
अब ये उसकी वैलिडिटी हो गई कि वो टेम्परेचर को चेक करेगा, थर्मामीटर वैलिड है। रिलायबिलिटी है कि वो सेम रीडिंग दें हर बार। अगर एक पेशेंट का चेक किया 102 फीवर आया है, तो फीवर तो अल्टरनेट हो सकता है, लेकिन आप दोबारा से मतलब दोबारा दोबारा चेक करो उसी टाइम में तो 102 ही रीडिंग दे, ये नहीं कि फिर वो 98.6 दे दे विद इन सेकेंड्स उसकी रीडिंग बदले, तो वो कंसिस्टेंस नहीं होगा, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए वो रिलायबल नहीं है। लेकिन वैलिड है। वैलिड होता है किसी चीज का उसी चीज को मेजर करना जिसके लिए वो बनाया गया है। तो टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर बनाया गया है, तो वो वैलिड है। बीपी चेक करने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर बनाया गया है, तो वो वैलिड है फॉर चेकिंग बीपी। हम बीपी ऑपरेटर से टेम्परेचर चेक नहीं करते क्योंकि वो वैलिड नहीं है उसके लिए। इसी तरह से थर्मामीटर से हम बीपी नहीं चेक कर सकते क्योंकि थर्मामीटर वैलिड नहीं है बीपी चेक करने के लिए। ठीक है, क्लियर सबको? एनी क्वेश्चन अभी तक के लेक्चर में? क्वेश्चन पूछ लो आप, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो। पिक नंबर 2 में हाई वैलिडिटी इसलिए है क्योंकि वो सारे एरो बोर्ड पे लगे हैं। बोर्ड पे लगे हैं इसलिए वैलिडिटी हाई है। बोर्ड पे लगने चाहिए थे ना, बोर्ड इसीलिए था कि एरो उस पे लगते जाके, इसलिए उसको हाई वैलिडिटी कह दिया है। लेकिन रिलायबिलिटी नहीं है क्योंकि वो सारे डिफरेंट पॉइंट पे लगे हैं, एक ही पॉइंट पे नहीं लगे। अगर एक ही पॉइंट पे लगते तो रिलायबिलिटी भी हाई होती, लेकिन इसकी वैलिडिटी हाई है। चलें ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और आपने अभी कॉन्सेप्चुअल और ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है वो वेट की पढ़नी है, और वो मैं लिखवाऊंगी आप सबसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।